अस्सलाम वालेकुम। मन मुसव्वर अल बलोच में कराची दरो चारू का वशत कना कुल चारू का अंशु खुश में जहानत के मावती ए प्रोग्राम कराची हमा मर्द वशवद मकारें कि आहाँ या आहानी कहूले मर्दमा कराची दिम रवि हातरा के मजने करते अदा होता और दनगा हम ये खिदमता दसगटन नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में उन फर्जंदान कराची को लेकर आते हैं कि जिन्होंने इस सरज़मीन पर जन्म लिया, उनके ख़ानदान ने इस सरज़मीन की खिदमत की और फिर उन्होंने इस खिदमत को जो है ना आगे बढ़ाया। जो आज के हमारे मेहमान हैं, अब यकीन करें मैं दिली तौर पर उनकी जो है ना वो रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। उनके अंदर जो जज्बा खिदमत है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो एहसास है। एक हमारे प्रोग्राम में 2 मिनट की उन्होंने स्पीच की थी, तो उसी वक्त मुझे जो है ना उनके अंदर पता नहीं क्यों लगता है कि दिल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई घंटी होती है जिसका ताल्लुक़ एहसास से होता है। जब कोई बात करता है तो वो बजने लगती है। तो आज मैं उनके साथ जो है ना वो यहाँ पर मौजूद हूँ। उनका जो ताल्लुक़ है, जो उनका शोबा है, वो एमरजेंसी रिस्पांस का शोबा है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि उनके जो वालिद थे उनको तमगा जुर्रत मिला है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा उनकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उनकी वो जो हैं वो किसी भी पाकिस्तानी के लिए उनका चेहरा अजनबी नहीं है। मोइनुद्दीन साहब, और ये वहाँ पर पहुँचा करते थे जहाँ पर कोई जो है ना इनको बम डिफ्यूज़ करना होता था, किसी की जान ख़तरे में होती थी, तो ये अपनी जान ख़तरे में डालकर उन लोगों की जान बचाते थे। और फिर इनके जो बच्चे हैं माशाल्लाह, तो मेरे ख्याल में 4 बच्चे हैं, अगर मैं गलत 5 नहीं हैं, जो 5 4 इस शोबे में। तो 5 हैं, हाँ 4 मुझे गलत 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। 4 ने उन्हीं का शोबा बनाया कि लोगों की जान किस तरह बचानी है। ये फ़िक्र है। ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। शायद ये जो हदीस है इस फैमिली की समझ में बहुत ज़्यादा आ गई है। और माशाल्लाह फिर इनके जो बेटे हैं, हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं, तारिक मोइन साहब, ये जो फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जो पहली तंजीम है उसके ये फाउंडर हैं, फिर उसके सेक्रेटरी भी जो है ना रहे। हम इनसे आगे बात करते हैं। आजकल जो है ना अपना एक इदारा कायम किया हुआ है केयर विंग के नाम से। मकसद सिर्फ इंसानी जानों को बचाना है। किस तरह जो है ना वो उनको उनके अंदर ये एहसास पैदा करना है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। तो मोइनुद्दीन साहब के साहबजादे जो उन्हीं की जो है ना वो नक्शे कदम पर चल रहे हैं, द ग्रेट तारिक मोइन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। सर अभी मैं अमूमन इतनी लंबी तमहीद नहीं बांधता हूँ, लेकिन जब एक अजीम खिदमत आपके जो है ना वो जहन में हो और एक अजीम काम के पीछे आप जा रहे हो और एक मकसद बड़ा हो, तो फिर बड़ी बड़ी तमहीदें भी छोटी छोटी लगने लगती हैं। सर सवाल ये है कि वालिद साहब से इंस्पायर हुए या हादसाती तौर पे आपने ये शोबा जो ना अपनाया? शुक्रिया जनाब। तमीद आपने इतनी बड़ी कर दी है, मुझे अपने आप को प्रूव करना शायद मुश्किल हो जाए। तो जो इस शोबे में मैं आया तो यकीनन घुट्टी में ये शोबा शामिल था, लेकिन 74 में जब मेरे शायद 3% नंबर कम थे और इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ था, तो जैसे होता है कि भाई जिसको फिर वालिद होता है वो अपने शोबे में ही भर्ती करा देता है जो उसके लिए मुमकिन होता है। तो वालिद साहब ने मुझे इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल जो फेडरल गवर्नमेंट का है वहाँ नौकरी दिलाई थी। वो सिंध गवर्नमेंट के थे, अपने इदारे में उन्होंने नहीं दिलाई, डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन में नहीं, फेडरल। तो
अच्छा, फिर ये है कि लेकिन जब वहाँ पे मैं पहुँचा और जब ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो जिस तरह आपने कलाम पाक की आयत पढ़ी है कि वमन अहया फ़कान्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने बचाया एक इंसान को और उसने बचाया गोया तमाम इंसान को। तमाम इंसान। फिर एक और आयत है कुरान शरीफ में कि व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन किया करो। तो जो इस शोबे में जो आ जाता है, तो एक मसला ये है कि उसके लिए वापस जाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इतना एंगेजिंग और इन्वॉल्विंग शोबा है कि अगर किसी इंसान के दिल में ज़रा सी भी इंसानियत है तो वो फिर इसी का होकर रह जाता है। तो दाखिला शायद हादसाती तौर पे हुआ, लेकिन अब ये ओढ़ना और बिछोना है। अच्छा, आपने कराची ही में जो है ना यहाँ पर जो पुराना लालू खेत और आज का जो है उनका लालू खेत, लियाकताबाद आप जिसका नाम कहते हैं, उस वक्त लालू खेत हम कहते थे। उस वक्त लालू खेत था, कहते थे। आजकल इसका नाम हम शायद उस नस्ल के अभी भी लालू खेती कहते हैं। हाँ, तो वहाँ से आपने मैट्रिक की, फिर आपने जो है ना वो इंटर किया। इंटर मैंने आदमजी साइंस कॉलेज से किया, फिर आपने कराची यूनिवर्सिटी से जो है ना ग्रेजुएशन की। और अब ये सारा जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो दौर है, एक तो ये सुनहरी दौर कहलाता है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर यादों की शिद्दत जो है, चीज़ों महसूस करने की शिद्दत, वो बहुत ताकतवर होती है, चीज़ें रह जाती हैं। तो चूँकि हमारा प्रोग्राम कराची के मतलब, कराची को आपकी आंखों ने इन मुख्तलिफ अदवार में कैसे देखा? कराची कैसा था? कराची कैसा था? कराची खूबसूरत था और कराची खूबसूरत है। मैं एक्चुअली 3.5 साल के बाद आया हूँ। ओमान एयर में सर्विस कर रहा था, तो अखबार पढ़ना, टीवी देखना, तो लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन अब जो मैं यहाँ आया हूँ तो 20-20 मंजिल की 20 बिल्डिंगें नज़र आ जाना कोई इतना वो नहीं है। सड़कें भी काफ़ी बन गई हैं, लेकिन जो उस वक्त का जो हमारा कराची था, जो नॉस्टैल्जिया का शिकार हम जैसे लोग हैं, उनके लिए तो शायद हम उस पुराने कराची में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ छोटी छोटी बिल्डिंगें होती थी, खुली खुली सड़कें होती थी, बंदर रोड जो है रोज़ाना धुला भी करती थी। और आज मैं ये बंदर रोड जो रोज़ाना धुलने की बात है, ये आपकी याद में है? जहाँ उस वक्त ट्रामें चलती थी, हम लोग मोहम्मद अली चावला एंड उसकी ट्राम में बैठते थे। आपने ट्राम में सफ़र किया? बिल्कुल किया है, बड़े शौक से किया है। जब हम लोग जाते थे बड़ी खुशी होती थी, टन 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 उसकी घंटी बजती थी, तो दैट वाज वेरी। आपने कभी घंटी बजा के थोड़ा सा भागने की कोशिश की? कभी इस तरह की शरारतें की? मेरा ख्याल है ट्राम की घंटी नहीं बजाई होगी, लेकिन किसी महल्ले वाले की घंटी जरूर बजाई होगी, उसको भागे होगी। तो ये है। तो उस वक्त का कराची अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग एक हफ्ता पहले भी क्लिफ्टन गए थे, उस वक्त भी गालिबन 52 नंबर बस होती थी, 28 नंबर बस। यहाँ से हम लियाकताबाद से 78 नंबर में बैठते थे और फिर सदर जाके पैराडाइज पे उतरते थे, और फिर गालिबन 52 नंबर बस थी, उसमें बैठ के क्लिफ्टन जाते थे। वो भी वक्त था और अभी भी वक्त है। शॉपिंग कहाँ से किया करते थे जब ईद करीब आती थी? तो इत्तेफाक से शॉपिंग का कोई शौक़ इतना कभी भी नहीं रहा शॉपिंग वालिदैन किया। लेकिन जो उस वक्त सदर बाज़ार था, लियाकताबाद नहीं बाज़ार था, सदर बोरी बाज़ार, बोरी बाज़ार और एल्फिंस्टन स्ट्रीट कहते थे, अब आप जेबी कहते हैं। अच्छा तारिक भाई, आपका ताल्लुक चूँकि उर्दू स्पीकिंग फैमिली से है, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई थे, वो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर कराची में आए थे। कराची अंग्रेज़ों के दौर में फलना फूलना शुरू हो चुका था, ठीक है। उससे पहले जो है ना वो तालपुर डायनेस्टी का जिक्र आता है, माइकुलाची डायनेस्टी का जिक्र आता है। फिर उससे अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो फिर सिकंदर आज़म की फ़ौज का भी यहाँ पर जो है ना वो क़याम था। तो खैर वो जो कराची माहीगीरों की एक बस्ती से शुरू हुआ, फिर वो आगे चलता रहा, 2 डायनेस्टीज़, फिर जो है अंग्रेज़ आ गए, फिर अंग्रेज़ों ने इसको थोड़ा सा बढ़ाया चढ़ाया और यहाँ पर शाहकार इमारतें कायम की, ठीक है। 2 सवाल मैं नत्थी कर देता हूँ। वो कौन सी शाहकार इमारतें जो अंग्रेज़ों ने काम की आपको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं? 1, ठीक है। और जो आपका शोबा है उस लिहाज से वो कैसे बेहतर है, सेफ्टी का उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द सेकंड कि जब आपके आबा व अजदाद यहाँ पर आए तो क्या कहते हैं वो लोग कि यहाँ के लोगों ने उनको कैसे वेलकम किया था? तो ये बड़ा बाज़ का लोग बात करते तो मेरी मतलब आंखों में बाज़ का आंसू आ जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत, क्या ऐसा था? आपको क्या पता चला, किस तरह था? मैं समझता हूँ ऐसा ही था, बल्कि शायद इससे ज़्यादा अच्छा था।
वेलकम, जो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जो मेरे जो दोस्त हैं, अगर आप उंगलियों पे 2 3 4 गिनते हैं, तो अगर 4 हैं तो उसमें से 3 वो होंगे जो कि जिनकी लैंग्वेज पंजाबी है या सिंधी है या पश्तो है। तो और जो ये तफरीक है, ये शायद हमारे अपने अपने, जब हम अपने जुट में या अपने लोगों में मिल के बैठते हैं तो हम मुतासिब हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने किसी दूसरी ज़बान वाले दोस्त से मिलते हैं तो कहीं कोई चीज़ ऐसी महसूस, अगर मेरे दाएं तरफ कोई सिंधी स्पीकिंग रह रहा है, इधर कोई पश्तो स्पीकिंग रह रहा है, तो हमारे घर में आना जाना उसी तरह होगा। जब हम लोग सिविल डिफेंस में रहते थे, वाले साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, जो डायरेक्टर उनके सिंधी स्पीकिंग थे, तो हम लोग बीच में एक पर्दे जैसी दीवार थी, तो वो भी हटा दी थी, यानी घर दोनों एक ही हो गए थे। और जब वो उनके रिटायर हो गए तो उनके बच्चे भी हमारे साथ रहते थे। तो यही वजह है कि मैं शायद सिंधी भी बोल सकता हूँ, पश्तो तो खैर थोड़ी बहुत, लेकिन पंजाबी। और तो ऐसा कोई फ़र्क मुझे यानी लोगों में नज़र नहीं आया। आप चाहे लैंग्वेज की बुनियाद पे या फ़िरक़े की बुनियाद पे, आज इसकी इमाम बारगाह में धमाका हो गया, कल उसकी मस्जिद में हो गया, लेकिन कभी भी शिया सुन्नी उस तरह लड़े ही नहीं है। तो यानी उनकी वो सारी कोशिशें जो वो तफरीक पैदा करने की कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं निकला। लेकिन थोड़ा बहुत वो अखबारों में और इस तरह चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन और होती भी हैं, लेकिन उसका मैं समझता हूँ कि 0.15% कोई ऐसा होगा। वरना कोई कौन सी इमारतें अट्रैक्ट करती हैं? और जो आप पुराने जो इसी बंद रोड पे चले जाएं तो केपीटी की बिल्डिंग, वो भी बताता हूँ, केपीटी की बिल्डिंग्स हैं, वजीर मेंशन है, जिस तरह ये फ्रियर हॉल है। तो ये अभी भी अगर आप लंदन में भी जाएंगे या हॉलैंड में भी जाएंगे, वहाँ इसी तरह के मटियाले कलर के पत्थरों की बिल्डिंग्स हैं। तो अगर इस बंदर रोड को आप साफ़ सुथरा कर दें और दरख्त उसी तरह नज़र आए, तो लंदन में, हॉलैंड में और इस मैरीवेदर टावर पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे भी छोटी छोटी गलियाँ हैं अभी भी। तो इत्तेफाक से मैंने 2 एयरलाइनों में काम किया, तो दुनिया को ऐसे चक्कर लगा के देखने का भी मौका मिला। तो बिल्डिंग्स के अंदर कुछ नहीं है, लोग हैं जो होते हैं, और लोग मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में अच्छे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में और कराची में भी अच्छे हैं। हाँ, सेफ्टी की जो बात है, तो सेफ्टी की जो सूरत हाल उस वक्त थी, अगर आपको याद हो कि जो ये गुरु मंदिर के पास पारसियों की बिल्डिंग्स हैं, इनमें अगर ये 2 मंजिल भी है तो इस पर एक पीछे एक गोल स्पायरल स्टेयर होती थी, वो जो कि एमरजेंसी स्टेयर्स के तौर पे यूज़ होती थी। बंदर रोड पे भी फायर हाइड्रेंट्स होते थे जो कि आग बुझाने के पानी के लिए अंग्रेज़ें लगाए थे, बाद में हमने उनको गतबरूद कर दिया। तो बीच में जो एक 25 30 40 साल का वक्फा आया, इसमें हमारे यहाँ फायर या सेफ्टी या लोगों की जान की अहमियत का इतना कल्चर नहीं था। आज भी उतना तो नहीं है, लेकिन एक बहरहाल अगर हम देखें तो, अगर आप देखें लोग हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, HAC एक वर्ड है जो कि लोग अमूमन जानते हैं, और उसके ऑब्लिगेशंस हैं या जो मल्टीनेशनल्स ख़ास तौर पे हैं। अगर एक टेक्सटाइल मिल्स यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है अपने तौलिए या अपने कपड़े, तो उसको वहाँ पे अपनी बिल्डिंग में एमरजेंसी एग्ज़िट का इंतज़ाम करना भी ज़रूरी है, फायर हाइड्रेंट लगाना भी ज़रूरी है, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी ज़रूरी हैं, अलार्म एंड डिटेक्शन भी ज़रूरी है, लोगों को ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है, इवैक्यूएशन ड्रिल 3 महीने के बाद कराना भी ज़रूरी है। इसलिए कि जो उसका बायर है वो उससे कह रहा है कि तुम्हारी फैक्ट्री में अगर आग लग गई, जाने हो गई, तो मैं तुमसे सामान नहीं लूँगा। तो इंटरनेशनल प्रेशर्स की बिना पे हमारी वो इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट कर रही है ज़िम्मेदार इदारों को, वो लाजमी तौर पे इनको कानून पे अमल कर रही है। साथ में जो मल्टीनेशनल्स यहाँ ख़ुद काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ये कल्चर है। हमारे जो पाकिस्तान में जो कानून हैं फायर सेफ्टी के, कि कितने फासले पे एग्ज़िट होनी चाहिए, कितना चौड़ा दरवाज़ा होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होना चाहिए, पहले भी 3-3 4-4 सफ़ों के बल्दिया के कानून में या इंश्योरेंस के कानून में या सिनेमाटोग्राफिक एक्ट में या एक्सप्लोसिव एक्ट में, इंडस्ट्रीज़ एक्ट में वो थे, वो छोटे छोटे। अब जो हमारी फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक हमारी, अगर आप ये कहें, मैं आपको एक किताब दिखा सकता हूँ कि ये बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान ड्राफ्ट कराए हैं, और इनमें फायर सेफ्टी प्रोविजंस 2016, ये दिसंबर में इशू हुआ है। ये एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो USA की है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मोतबर इदारा है, दुनिया भर में उसको मुस्तनद तस्लीम किया जाता है और लोग उसके कानून पे अमल करते हैं। अच्छा तारिक भाई, आप ये बताएं कि मतलब आपकी जो एसोसिएशन है माशाल्लाह 92 से, मेरे ख्याल में 99 से आपने जो है ना ये बनाई है,
मतलब इसको इतना ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की जाएं आपके साथ। तो क्या वजह ये नहीं है कि हमारे जो हमारे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का जो निसाब है, जो सिलेबस है, उसके अंदर जो है ये जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स है, तो इसके चैप्टर उस तरीके से शामिल नहीं किए गए जिस तरह किए जाना। आपने इस सिलसिले में कोई किरदार अदा किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैं इस सवाल का जवाब हम लेंगे नाज़रीन, ज़रा थोड़ा सा सब्र भी कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन नहीं मिलनी चाहिए ना, बस ठीक है। वक्फे के बाद आएंगे, उसके बाद हम इसका जवाब लेंगे, थोड़ा सा आराम करने दें। गुले चारू का वादी बुता गुंडे ओशते ओशते पदा सारी भी हैं जमा।